Hello everyone, myself Rahul Kumar Sen. Now today we are going to start important topic name is LPP formulation, and this is a very important topic in linear programming problem, right? So in our previous lecture we already discussed linear programming. We already discussed what are the assumptions or characteristic of linear programming. So first of all we have to understand the meaning of formulation. So formulation होता क्या है, but before formulation we will define the meaning of linear programming. So linear programming is a mathematical modeling for optimization of a function subjected to restricted resources of variable or represented in terms of sets of linear equations or inequalities, right? So जब कभी भी हम linear programming problem में formulations करेंगे तो उस formulation करने के पहले हमें 3 से 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि अभी मैंने आपको definition में बताई, और उसके बाद definitions के अलावा ये 4 चीज़ें अगर आपको पता है तो हम किसी भी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है. सो आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल. आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल जो उसकी फर्स्ट स्टेप्स होती है कि जब भी हम कोई भी लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, सो टू अप्लाई लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्मुलेट द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल फ्रॉम गिवन कंडीशन. कोई भी कंडीशन हो सकती है हमारे पास. सो देयर आर सम स्टेप्स टू बी फॉलोड for the formulation of linear programming model. So various steps here which to be followed. First steps क्या है हमारी, वो है identify the decision variable. ठीक है. And then express them in terms of algebraic symbol. In short हम ये बोल सकते हैं कि सबसे पहले हमें क्या होता है कि पहले प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना होता है. रीड करने के बाद हमें डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होता है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उन डिसीजन वेरिएबल को हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना होता है या एक्सप्रेस देम इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक सिंबल. तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में फॉर्मुलेशंस की फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल. अब सेकंड स्टेप्स जो होती है वो होती है आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले प्रॉब्लम हम डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उन्हीं डिसीजन वेरिएबल के बेस पर हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज टू बी ऑप्टिमाइज. और ये जो टर्म्स है ऑप्टिमाइज, ये तो आपको पता है. ऑप्टिमाइज का मतलब ये होता है कि हमें या तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना होता है या हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है, ठीक है. एंड देन एक्सप्रेस इट एज ए लीनियर फंक्शन. ठीक है. अब जैसे कि मैं आपको ये भी बताना भूल गया कि डिसीजन वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं. जैसे हम
x1 ले सकते हैं, x2 ले सकते हैं, x3 ले सकते हैं, xn कुछ भी हम मान सकते हैं। उसी तरह ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक चीज तो क्लियर है कि अगर हमने डिसीजन वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर लिया है, उसके बाद जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो किसके बेस पर आइडेंटिफाई करते हैं, डिसीजन वेरिएबल के बिहाफ पे है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें हमको प्रॉब्लम को या तो मैक्सिमाइज करना होता है या फिर हमको कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को लिखने का तरीका या तो वो मैक्सिमाइज हो सकता है और जेड मिनिमाइज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से इस सिंबल में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप जो होती है, थर्ड स्टेप, वो की इंपॉर्टेंट है ये भी, आइडेंटिफाई all the constraints भी बोल सकते हो या इसकी लिमिटेशंस भी बोल सकते हो। ठीक है, इन द एनी गिवन प्रॉब्लम और स्टेटमेंट। ठीक है, एंड देन एक्सप्रेस देम एज linear inequality और इक्वेशंस। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंस्ट्रेंट्स की, जब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसके बाद हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है हमारे रिसोर्सेज पर। तो रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, लिमिटेड भी हो सकते हैं। अब उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके हमें प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना होता है। और रिसोर्सेज किस फॉर्म में हो सकते हैं, रिसोर्सेज हमारे हो सकते हैं मैन के फॉर्म में हो सकते हैं, मशीन के फॉर्म में हो सकते हैं, मटेरियल के फॉर्म में हो सकते हैं, या और भी चीज ले सकते हैं, जैसे कि हम टाइम के फॉर्म में भी बता सकते हैं कि हमें इतने कम से कम टाइम में उस प्रोजेक्ट को या उस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करना होता है, मैन, मशीन और मटेरियल। तो ये इस तरह के रिसोर्सेस हो सकते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके हमें प्रॉब्लम को क्या करना होता है, ऑप्टिमाइज करना होता है, जिसको फिर हमको इक्वलिटी फॉर्म में या इनइक्वलिटी फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है। तो तीसरी स्टेप हो गई। अब फोर्थ स्टेप जो होती है, अब जो भी आपके डिसीजन वेरिएबल, ठीक है, सो एक्सप्रेस द डिसीजन वेरिएबल as feasible variable, right? And all decision variable must greater or equals to 0। सो आपके जो भी डिसीजन वेरिएबल है, जो हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल करा, वो x1, x2, x3 जो भी हो, वो क्या होना चाहिए कि मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0। सो ये चारों स्टेप्स वन बाय वन जैसे हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट स्टेप हमने क्या देखा था, आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल। सेकंड स्टेप्स क्या देखा था, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था आइडेंटिफाई ऑल कंस्ट्रेंट्स इन एनी गिवन प्रॉब्लम और स्टेटमेंट एंड देन एक्सप्रेस देम एज लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस। ठीक है, और कंस्ट्रेंट में आपके जो रिसोर्सेज हो सकते हैं, लिमिटेशंस हो सकते हैं, वो मेन हो सकता है, मशीन हो सकता है, मटेरियल हो सकता है। और उसके बाद जो भी डिसीजन वेरिएबल्स हैं, वो सारे डिसीजन वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, या तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि डिसीजन वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, सो ये आपका बेसिक स्टेप्स हैं लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेशंस की। तो उम्मीद करता हूं कि ये तो एटलीस्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद मैं इसको एक प्रोग्रामिंग के फॉर्म में आपको बताना चाहूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेशन करने के लिए उसको किस तरह हम उसको फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। ओके,
सो अब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो फॉर्मुलेशंस के जो 4 स्टेप्स हमने डिस्कस किया, अब डिस्कस करने के बाद अब हम इसको लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो उसका एक तरीका होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग विथ n डिसीजन वेरिएबल एंड m कंस्ट्रेंट्स कैन बी स्टेट इन फॉलोइंग फॉर्म। ठीक है, अब कोई भी डिसीजन वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं और कंस्ट्रेंट्स भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो उसको लिखने का एक जो तरीका होता है, जो ट्रिक्स होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम इसको प्रोग्रामिंग फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑप्टिमाइज का मतलब होता है या तो हम उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। अब जैसे कि मान लो ये जेड इधर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, तो जेड को हम लिख सकते हैं कोई cx1 प्लस cx2 और प्लस एंड ऑन c3 और cn xn। अब आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर x1 x2 xn ये अपने आप में क्या होता है, अगर हम इसको बात करें तो ये x1 x2 x3 या xn टाइप्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल। ठीक है, सो फॉर डिसीजन वेरिएबल ये x1 x2 x3 एंड xn ये क्या हो गया, टाइप्स ऑफ डिसीजन वेरिएबल है, जिसके थ्रू हमें क्या करना होता है, डिसीजन लेना होता है और उसके थ्रू हम प्रॉब्लम को या तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपको बताया है। उसके बाद फिर होता है हमारा सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट लिखने का तरीका तो यही होता है कि उसको हम इस तरह लिख सकते हैं, या तो a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा आपका प्लस a1 n xn। राइट, अब सिंबल क्या हो सकता है, अगर या तो लेस देन टाइप हो सकता है या ग्रेटर देन टाइप हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो लेस देन और इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल, और ये होता है आपका राइट हैंड साइड की वैल्यू, सॉल्यूशन वैल्यू, जिसको बोलते हैं हम b1। तो ये कंस्ट्रेंट इस तरह लिख सकते हैं। अगर दूसरा कोई और कंस्ट्रेंट्स हो तो उसको लिख सकते हैं a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 एंड प्लस एंड सो ऑन प्लस a2n xn। वापस उसी तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल और b2। ठीक है, सो उसी तरह कई कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस am3 x3 प्लस amn xn लेस देन इक्वल्स टू, इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल्स टू bn। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं। एंड और डिसीजन वेरिएबल, जो कि डिसीजन वेरिएबल कौन कौन से है, x1 x2 x3, तो वो हमेशा क्या होंगे, x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस तरह हम कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को इस फॉर्मेट में फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और हमारा जो तरीका होगा वो सेम यही होगा हर एक प्रॉब्लम के लिए। और इसी तरीके के साथ हम किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट इसी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्टिमाइज में या तो हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और उसके बेस पर जो हमारा सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफाई डिसीजन वेरिएबल, वो x1 x2 x3 व्हाटएवर जितने भी हो उसके बेस पर। फिर उसके बाद में मैक्सिमाइज कर मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, z इक्वल टू c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस एंड सो ऑन cn xn, कितने भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, अब कंस्ट्रेंट भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसके बेस पर उसका लिखने का तरीका भी यही होता है।
उसी तरह इस तरह से ऑल डिसीजन वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये फॉर्मुलेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मुलेशन आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट लेक्चर में जो हम न्यूमेरिकल करेंगे तो यही फॉर्मुलेशन टेक्निक का यूज करके उसको हमको फॉर्मुलेट करना होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा।